MPSC 7 भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति, इसके अंतर्गत इकाई 3 सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण, नए सामाजिक आंदोलन समेत, इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। सामाजिक आंदोलन की थोड़ी जानकारी हमें इसके पूर्व के अध्याय में हो गई है, और अगर हम यहाँ पर वर्गीकरण की बात करते हैं तो वर्गीकरण अगर किसी चीज का होता है तो कोई तथ्य यदि होता है तो उसको हम इसके माध्यम से चुनते हैं या इसको हम क्रमबद्ध रूप से सजाते हैं, क्रमबद्ध रूप से इसका वर्गीकरण करते हैं किसी तथ्य का, और इससे किसी के अवलोकन को अर्थ प्रदान करने में सहायता मिलती है। विज्ञान के विषय में हम वर्गीकरण आसानी से कर लेते हैं, उसके तथ्यों में समानता होती है, लेकिन अगर हम सामाजिक आंदोलन के संदर्भ में वर्गीकरण करने की बात करें तो यह आसान काम नहीं होता है। और ऐसा इसलिए कि आप हर जगह की सामाजिक दृश्य घटना एक जैसे नहीं देख सकते, वहां की प्रक्रिया एक जैसी नहीं हो सकती है, अथवा जनसमूह को आप वर्गीकृत नहीं कर सकते। और कोई भी वर्गीकरण अगर हम इस आधार पर करते हैं तो वह सबों को मान्य होगा और सही होगा हमेशा, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और सभी विद्वतजन जो सक्रिय हैं वे हमेशा उसको स्वीकार कर लेंगे, ऐसी भी बातें नहीं होती है। और अगर हम वर्गीकरण करते हैं किसी चीज का, किसी चीज को हम उसको एक सिद्धांत जब देते हैं, सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उसे जब हम ग्रहण करते हैं तो हम कह सकते हैं कि वह उस प्रश्न से संबंधित है जो व्यक्ति समझना चाहता है, उसी संबंधित हम वर्गीकरण करते हैं। लेकिन आंदोलन में बात कुछ भिन्न हो जाती है। एक ही आंदोलन को कई तरीके से वर्गीकृत हम करते हैं, और यहाँ पर निर्भर यह करता है कि हम अध्ययन के किस बिंदु पर हम उसे वर्गीकृत कर रहे हैं। और जैसे कि आप समझ लीजिए कि आप प्रदूषण का मुद्दा उठाते हैं, प्रदूषण का, तो इससे आप कई रूप दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर आर्थिक रूप से उठाते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से, तो देखिए कितना इसमें क्षति है। वहीं औद्योगिक रूप से भी यह उठ सकता है मुद्दा, वहीं इसके साथ साथ यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, यह आपका पर्यावरण आंदोलन का रूप ले लेता है। तो एक ही आंदोलन के कई एक रूप हो सकते हैं, उसको हम आसानी से वर्गीकृत नहीं कर सकते। और जैसे कि एक और उदाहरण समझ सकते हैं, मानव अधिकार आंदोलन, इसका क्षेत्र कितना व्यापक हो जाता है। और मध्य वर्ग आंदोलन, इसी तरह से सुधारवादी आंदोलन, या अभी जो वर्तमान में जो आंदोलन की एक रूपरेखा दिखती है वो पूर्व जैसी नहीं दिखती है, इसलिए इसको नव आंदोलन भी कहते हैं, नए सामाजिक आंदोलन भी कहते हैं। यह एक जो पूर्व की जो स्थिति थी, जो ढांचा में ढला हुआ आंदोलन दिखता था, वैसा अब नहीं दिखता है। तो नए नए रूप में आंदोलन का भी रूप नजर आ रहा है। युवाओं का आंदोलन पहले नहीं होता था, लेकिन अब युवाओं का आंदोलन होता है, बेरोजगारों का आंदोलन होने लगता है। तो इस तरह की चीज पहले नहीं होती थी। तकनीकी क्रांति का दौर है, यहाँ तकनीक के दौर में ट्विटर पर आंदोलन होने लगता है। तो इसका कोई एक पैमाना हर हमेशा हर जगह सर्वमान्य होती है, ऐसी बातें नहीं होती है। आंदोलन के कई रूप में आज हम वर्गीकृत स्वरूप को देखते हैं। यही चीज सुधारवादी संदर्भ में भी होती है, क्रांति के संदर्भ में भी होती है। इसको हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब देखते हैं सुधार, विद्रोह और क्रांति। सुधार क्या होता है, विद्रोह क्या होता है और क्रांति क्या होता है।
सामान्य तौर पर आप जानते होंगे, यदि मार्क्सवादी बातें, मार्क्सवादी शब्दावली आपके दिमाग में आती होगी, तो आप मार्क्स क्रांति का पक्षधर है, परिवर्तन का पक्षधर है, वो क्रांति की बात करते हैं मार्क्सवादी। और यह दृष्टिकोण सामाजिक आंदोलन के क्रांतिकारी स्वरूप को आपको दर्शाता है। और यहाँ पर आंदोलन के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि भागीदारी होती है, इसके साथ साथ आम लोगों की भागीदारी होती है, और जो नेतृत्वकर्ता होते हैं उनके दृष्टिकोण से वो चलते हैं, और यहाँ पर उनके विचारधारा की बात होती है कि इस विचारधारा है मेरा, हम इसको लेकर चलेंगे। यहाँ पर दो तरह के उद्देश्य उनके हो जाते हैं, एक तत्कालिक उद्देश्य हो जाते हैं जिस उद्देश्य को प्राप्ति करना चाहते हैं, और दूसरी विचारधारा के स्तर पर उनकी दीर्घावधि उद्देश्य भी होती है। और यहाँ पर आप इसे वर्गीकृत आसानी से कर सकते हैं। इस रूप में उसे आप समझ सकते हैं कि वे क्या हासिल कर रहे हैं और वो क्या हासिल करना चाहते हैं। वर्गीकृत करें तो हम यह कह सकते हैं कि आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। आंदोलन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है विद्रोह, राजद्रोह, जिसे कभी कभी आप समझते होंगे, और कभी कभी इसका स्वरूप सुधारात्मक होता है, सुधार। और तीसरा क्रांति, सामूहिक भागीदारी सबों में होती है। और राजनीतिक व्यवस्था कोई है, सत्ताधारी जो है उस शासन प्रणाली का विरोध होता है, ये होता है। और कभी कभी शासनकारी जो शासक होते हैं उनमें परिवर्तन के लिए प्रयास किया जाता है, कभी विरोध होता है और कभी प्रयास किया जाता है। तो ऐसी बातों को भी आप देखते होंगे आंदोलन के संदर्भ में। तो इसका स्वरूप सुधारात्मक होता है। यह राजनीतिक व्यवस्था को बदलने का सवाल उठाता है, ऐसी बातें नहीं होता है, नहीं ऐसी कोई मंशा रखता है। तो ये किसके विरुद्ध होता है? यह व्यवस्था के बजाय शासन प्रणाली के विरुद्ध होता है। एक सुधारात्मक संदर्भ से कह सकते हैं। और कभी कभी विद्रोह की बात आती है, वह राजनीतिक सत्ता जो होती है उसे एक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करता है। सत्ता के खिलाफ पूरा विद्रोह हो जाना, और जो सत्ताधारी होते हैं वे, उनके लिए यह एक चुनौती बनता है। तो इसको हम लोग विद्रोह कहते हैं, रिवोल्ट कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, विद्रोह का ही फिर दूसरा रूप है राजद्रोह। राजद्रोह आप नाम सुना होगा, रिविलियन। यह सत्ता को ही नहीं बदलता बल्कि व्यवस्था को बदल डालने की बात करता है, और व्यवस्था को बदलने के लिए राज्य सत्ता को प्राप्त करने का, उसको किसी तरह हथिया लेने का यह मंशा रखता है। और जाहिर है ऐसी बातें, ऐसी स्थिति सुधारात्मक बातें नहीं होती है, बल्कि एक आक्रमण के स्वरूप में होती है, और यह राजद्रोह के रूप में सामने आती है। समाज व्यवस्था की संरचना होती है, और इस पूरी संरचना को बदलने की बात नहीं, बल्कि उसका कोई एक निश्चित भाग, उसका एक निश्चित अंश, उसको बदलने की यदि हम बात करते हैं, उसे लक्ष्य बनाकर, तो इसे सुधार कहा जाता है। इसे सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप हम कह सकते हैं। यह पूरी व्यवस्था को बदलने की बात नहीं करता है, बल्कि एक अंश मात्र में परिवर्तन चाहता है। और इस प्रकार का जो आंदोलन होता है वह राजनीतिक संस्थाओं की प्रक्रियात्मक पर संदेह करता है। इस अर्थ में समझे कि उसकी किसी एक भाग को यह सुधार करना चाहता है, और सरकार पर यह दबाव डालता है। सरकार को उखाड़ फेंकने के बाद यह सुधारवादी आंदोलन नहीं करता है, सरकार पर यह दबाव डालता है कि इसमें आप चेंज कीजिए। और यह राजनीतिक संस्था को बृहत्तर राजनीतिक आधार के साथ जोड़ कर देखते हैं। और कहने का मतलब कि जो राजनीतिक संस्था है उसमें
उसी संस्था विशेष में रहकर संस्था में बदलाव की, सुधार की ये बात करते हैं। ये सामाजिक आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं होता है। जैसे आप चुनाव की बात सब जानते होंगे, चुनाव में आपको लगता होगा या कि सुधार की कुछ गुंजाइश है, इसमें सुधार होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। तो यह सामाजिक या आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि चुनाव का एक संदर्भ, उसमें हम लोग चाहते हैं कि वह बदलाव हो, पारदर्शी हो, पक्षपात रहित हो, तकनीक के साथ हो, निष्पक्ष हो। तो कहने का मतलब, तो इस तरह की बातें सुधारात्मक होती है। यह सुधारवादी आंदोलन कहलाता है। और समाज सुधार का एक आप यह भी समझ सकते हैं, जब रीति रिवाज की बात आती है, जब उस रीति रिवाज को सुधारने की बात आती है, ताकि हमारी जो प्रथा जो चली आ रही है इसमें बदलाव दिखे, जैसे तो यह भी एक सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप होता है। जैसे अपने बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन को देखा, तो ये सामाजिक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन करता बाल विवाह को हटाना चाहते थे समाज से। यह राजा के खिलाफ, शासक के खिलाफ ये नहीं थे, बल्कि सामाजिक सुधार के रूप में। तो यह एक सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप है, बाल विवाह के खिलाफ आंदोलन, या दहेज प्रथा, या पशु बलि जैसी मान्यताएं, या छुआछूत अस्पृश्यता वाली बातें, या किसी सामाजिक स्थिति में रहते हुए उसकी परिस्थिति को नहीं स्वीकार करना। तो यह सब बातें हमारे सुधारवादी आंदोलन के संदर्भ में दिखती है। एक उदाहरण आप और समझ सकते हैं नारी आंदोलन का। तो नारी आंदोलन की स्थिति अभी देखते हैं आप, यह एक सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप है। तो यह क्या चाहती है, इस आंदोलन में क्या आते, महिलाओं के लिए आरक्षण मिले, संघर्ष करे, संसद में, विधायिका में उनका आरक्षण बढ़े, उसका अनुपात बढ़े, उनकी उपस्थिति बढ़े, ताकि वे फिर अपने हित के अनुकूल कानून का निर्माण करेंगे। तो इस तरह का यह संघर्ष सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप होता है। प्रतिनिधि प्रणाली जो हमारी चली आ रही है, इसमें बदलाव की मांग हुई है, नारीवादी आंदोलन, कि उनको कुछ अधिकार मिलेगा और जो प्रतिनिधि मूलक अभी हमारे व्यवस्था है इसमें चेंज होगा। तो यह सुधारवादी आंदोलन का स्वरूप है। और यह भी समझ लें, कोई भी सुधार हो अपने आप में सीधे तौर पर राजनीतिक व्यवस्था को चुनौती नहीं देते हैं, बल्कि व्यवस्था के जो अन्य भाग है, विविध भाग है, उसको बदलने का प्रयास करते हैं। और यदि ऐसा होता है तो एक प्रभावी उत्तराधिकारी का इजाद होता है, और ऐसा होता है तो फिर वह अपने आंदोलन को सफल पर समझता है और वह आंदोलन सफल भी होता है। आपने क्रांति की बात सुनी होगी। क्रांति क्या हुआ? तो क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति, व्यापारिक क्रांति, वैज्ञानिक क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, कंप्यूटर क्रांति, फैशन क्रांति, कई तरह की क्रांति की बातें आपने सुनी होगी। और इससे आप सामान्यतः अर्थ लगाते होंगे कि क्रांति का अर्थ होता है बदलाव, परिवर्तन, और यही होता भी है। लेकिन व्यापक अर्थ में, राजनीतिक संदर्भ में देखें तो इनका अर्थ राजनीतिक अथवा सामाजिक होता है, जो कि लंबे समय तक प्रभाव डाले रखता है। क्रांति से आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐतिहासिक संदर्भ में हम इसको देख सकते हैं, और सामाजिक और राजनीतिक ढांचा, स्थिति बदलने की बात करते हैं। और यह सिर्फ सरकार को ही बदलने की बात नहीं करते। सबसे पहले समझ लें, इसमें एक व्यक्ति नहीं जुड़ा रहता है, एक समुदाय, एक बृहद समुदाय इसमें संलग्न होता है। और यह सरकार के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ करता है, सत्ताधारी के खिलाफ करता है, साथ साथ सत्ता जो पदधारी होते हैं उसके खिलाफ के साथ साथ शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली के खिलाफ ये बात करते हैं। और वह भी समाप्ति, शासक भी समाप्त, शासन व्यवस्था भी समाप्त, और जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है यह भी समाप्त। तो
क्रांति में यही इतना बदलाव होता है, व्यापक तौर पर बदलाव। और इसके लिए क्या होता है, संगठित रूप से संघर्ष को अंजाम देते हैं और उस जो व्यवस्था बनी होती है उसके सामने, उसके बदले में एक अपना वैकल्पिक नजरिया प्रस्तुत करते हैं और एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था लाते हैं जो कि बाद में राजनीतिक स्वरूप ग्रहण करते हैं। आप जो है साम्यवादी क्रांति की बात सुनी होंगे, यहाँ पर सब उसके पहले हम लोग देखें नक्सलवादी बात आप सुने होंगे, नक्सलवाद। तो नक्सलवादी आंदोलन क्या है, वह सिर्फ तत्कालीन मुद्दे का ही विरोध नहीं करता है बल्कि जो सरकार को भी चुनौती देता है कि आपकी नीति सही नहीं है और राज्य को उखाड़ने की बात करता है कि राज्य सही नहीं है। और यह विरोध एक के साथ नहीं होता है बल्कि जो व्यवस्था है उसका वो विरोध करता है, सामंती हो या अर्ध सामंती हो, और उसको समाप्त करो, उसको हटाकर साम्यवादी शासन स्थापित करो। तत्कालिक मुद्दे के साथ साथ उस व्यवस्था को ही समाप्त करने की बात किया जाता है ताकि उसकी अपनी सोच, अपनी विचारधारा को अमल में लाया जा सके। आप दलित आंदोलन की ही बात लें तो एक क्रांति है, इसलिए ये जो स्थापित व्यवस्था है उसके खिलाफ बात करता है ये कि लोग उपेक्षित हैं, लोग शोषित हैं। जाति व्यवस्था पर आधारित सामाजिक व्यवस्था में दलित शोषित हो रहे हैं। समतावादी सामाजिक व्यवस्था बने, इसके लिए दलित आंदोलन की मांग होती है, दलित आंदोलन किया जाता है। और इसी तरह नारी आंदोलन के स्वरूप की देख सकते हैं हम लोग कि पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था बासों से बची गढ़ी सी है हमारे समाज में, इसके विरुद्ध आंदोलन किया जाता है कि वह ऐतिहासिक संदर्भ के साथ तत्कालिक रूप से उसमें बदलाव है, उसका उन्मूलन हो और यह एक क्रांतिकारी स्वरूप ग्रहण करता है। क्रांति राजनीतिक भी हो सकता है और सामाजिक भी क्रांति होता है और यह सामाजिक जीवन के किसी भी क्षेत्र से उत्पन्न हो सकती है। और इसे जब क्रांति की बात होती है तो ये अचानक होता है, आकस्मिक रूप से होता है और यह उग्र होता है, हिंसक परिवर्तन से इसे जोड़कर देखा जाता है। क्रांति हिंसक स्वरूप लिए होती है और कभी कभी ऐसा होता है कि एक लंबे समय तक धीरे धीरे यह चलती रहती है और कभी हिंसक तो कभी अहिंसक स्वरूप में हमें देखने को यह मिलता है, कभी रुक कभी व्यवस्थित ढंग से। तो ऐसी भी स्थिति होती है क्रांति में। यह भी समझ लें कि जब किसी नेतृत्वकर्ता को बदलने की बात होती है तो वह राजनीतिक क्रांति होती है और यदि समाज को बदलने की बात होती है तो वह एक सामाजिक क्रांति होती है। और सामाजिक क्रांति की समाज में जो संस्थाएं हैं, जो नियम है, रीति रिवाज है, इसको बदलने की बात होती है और जो बुनियादी इस मान्यता को लेकर चली आ रही व्यवस्था होती है उसको बदलने की बात होती है। तो यह सामाजिक क्रांति का स्वरूप लेने लगता है। और समाजशास्त्रीय संदर्भ में जब हम देखेंगे तो कार्ल मार्क्स का नाम क्रांतिकारी की श्रेणी में आता है, जिन्होंने सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने की बात की, समाज के हितों की बात कही, समाज के आम लोगों को जोड़कर क्रांति की बात कही, ऐतिहासिक भौतिकवाद की उन्होंने बात कही है, सर्वहारा की बात कही है। और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरह रूस में क्रांति भी लाई गई। और यह भी समझ लें कि हर एक क्रांति का स्वरूप एक ऐसा नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि क्रांति जब भी होगी वो समाजवादी स्वरूप में होगी या समता की ही मांग करेगी या आधुनिकीकरण की ही मांग करेगी, ऐसी बातें जरूरी नहीं है। और कभी लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भी क्रांति होती है तो कभी लोकतंत्र के विरोधी में भी क्रांति की बातें होती है। और कई बार कई देशों में आप ऐसा देखे होंगे, ईरान में, कट्टरवादी इस्लामी देशों में विशेषकर देख सकते हैं आप कि किस तरह 1979 में ईरान के बादशाह के शासन को पलट दिया गया। यह एक दक्षिणपंथी क्रांति का एक अच्छा उदाहरण है। और 1990 के दशक में
जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो कई देश जो साम्यवादी देश थे तो वहां क्रांति हुई, वे पूंजीवाद की ओर अग्रसर हुए। सामाजिक राजनीतिक नेतृत्व हर जगह बदलाव दिखा। नए सामाजिक आंदोलन, हमने देखा कि वर्ग विभाजन पर आधारित जब सामाजिक आंदोलन की बात होती है, मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित आंदोलन की बात होती है और राज्य को उखाड़ फेंकने जैसी बात होती है, आंशिक परिवर्तन अथवा समग्र परिवर्तन की बात होती है, तो इन सब चीजों को, सामाजिक आंदोलन को अब पुराने सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में रखा जाता है। यह पुराना सामाजिक आंदोलन है। इसे पारंपरिक अथवा क्लासिकल सामाजिक आंदोलन की संज्ञा दी गई है और ऐसा माना जाता है कि यह आंदोलन राज्य सत्ता की भागीदारी और वर्ग चेतना पर ध्यान केंद्रित करता है। सामंती शासन व्यवस्था या अर्ध सामंती शासन व्यवस्था हो या आर्थिक ढांचे के विरुद्ध किसान आंदोलन हो, ये सब इस तरह के आंदोलन में आते हैं, पुराने सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में आते हैं। वहीं वर्तमान संदर्भ में जो आंदोलन चल रहे हैं, आंदोलन के कई एक नए नए स्वरूप उभर गए हैं। इसे नए सामाजिक आंदोलन, नव सामाजिक आंदोलन की संज्ञा देते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी शुरुआत यूरोप में 60 के दशक में हुई, जैसे शांति आंदोलन, पर्यावरण आंदोलन, नारी आंदोलन, इन सब चीजों को इसमें आप रख सकते हैं। और भारत के संदर्भ में देखें तो अस्मिता का संकट, अस्मिता के लिए लोग आंदोलन करते हैं। दलित आंदोलन का नाम आपने सुना होगा, नारी आंदोलन और मानवाधिकार, पर्यावरण, इन सब चीजों को लेकर यहां भी आंदोलन चल रहा है, जिनका उद्देश्य यह नहीं है कि हमें राज्य को, शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना है, बल्कि यह नव सामाजिक आंदोलन, नए सामाजिक आंदोलन के रूप में जनमानस में व्याप्त हो रहा है। एक अर्थ में देखें तो इसे नव सामाजिक आंदोलन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहचान से जुड़े हुए, पहचान या स्वायत्तता से जुड़े हुए मुद्दे को उठाया है। वर्ग की बात नहीं है इसमें, कोई एक वर्ग विशेष जिसमें जुड़ा हुआ ऐसी बातें नहीं है। और यह नॉन क्लास है, इतर वर्गीय आंदोलन के रूप में है और यह राज्य से झगड़े में नहीं पड़ते हैं। यह सामाजिक आंदोलन का एक आधुनिक रूप है। और हालांकि यह भी अलग बात है कि यह भी एक तरफा होगा। आप समझ सकते हैं कि पहचान के लिए तो लोग सदा से उठ खड़े हुए हैं और इसके लिए संघर्ष भी किए हैं, लेकिन वर्तमान में जो तकनीक के साथ, तकनीकी क्रांति के रूप में लोग इसको उभर रहे हैं, इसमें इस संदर्भ को लेकर, तो यहाँ पर इसे नव सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। और इसके पहले यदि पहचान की हम बात करते हैं तो 1830 के दशक में भी भारत में ही छोटा नागपुर में एक, आपने सुना होगा नाम, बिरसा मुंडा आंदोलन का, तो वहां पर भी स्वायत्तता की ही बात थी कि लोग वही स्वायत्तता चाहते थे, ब्रिटिश राज के हस्तक्षेप का विरोध करता था। ये आंदोलन की प्रमुख बातें थी। और एक विद्वान हुए के.एस. सिंह, उन्होंने कहा है कि प्रजातीय शत्रु और डाकू, यूरोपीय धर्म प्रचारक एवं अधिकारीगण तथा जो देशी ईसाई यहाँ जो बना रहे थे, उससे निजात पाना भी उसका एक मुख्य ध्येय था। और जो मुंडा थे वो अपना खोया राज्य फिर से हासिल करना चाहते थे, जहाँ एक अच्छा समाज बनाना चाहता था, खाने को जहाँ समान होगा, अकाल नहीं पड़ेगा और लोग प्रेम पूर्वक रहेंगे। तो ऐसी बातें होती है। इसके आगे अगर हम देखें तो यह कहना कुछ विद्वान कहते हैं ठीक नहीं होगा कि पहचान के लिए पहले संघर्ष नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान संदर्भ में स्वायत्तता के लिए ही सिर्फ संघर्ष होता है, ऐसी बातें नहीं है। लोग अधिक से अधिक चेतना के रूप में उभार आया है उनमें, और
लोग नए क्रांति, नए सामाजिक आंदोलन की ओर अग्रसर हुए हैं। एक विद्वान हुए आंद्रे गुंदर फ्रांक का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि परंपरावादी कामगार वर्ग जो था, उनका आंदोलन 19वीं शताब्दी में औद्योगिकृत समाज का वो परिणाम था। समाज जब औद्योगिकृत हुआ तो फिर वहां पर ऐसी समस्या आए कि वहां पर आंदोलन हुआ और कृषक वर्ग, निष्ठावादी समुदाय, निर्जातीय, राष्ट्रीय, धार्मिक, नारीवादी आंदोलन विश्व के अनेक भागों में शताब्दियों के बीच जारी है। और हम अगर देखते हैं तो पुराना आंदोलन और नया आंदोलन कोई नए संबंध रखते हैं, ऐसी बातें नहीं है। लक्षण के रूप में दोनों में साम्यता यद्यपि की दिखती है। नए सामाजिक आंदोलन की विशेषता देखें तो यह कह सकते हैं कि पहले सामूहिक कार्रवाई का ध्यान केंद्र राज्य होता था, राज्य सत्ता होता था, लेकिन अभी उसका ध्यान वैयक्तिक होता है, वह नैतिकता से जुड़ा हुआ है। नया सामाजिक आंदोलन वर्ग आधारित नहीं है, पहले वर्ग आधारित आंदोलन होता था। अभी क्या है, यह बहुवर्गीय है। यह नहीं कहता कि समाज वर्ग पर या किसी विचारधारा पर विभाजित है, और यह वर्ग प्रतिद्वंद्वितावादी है। और सामाजिक आंदोलन या तो निर्जातीय है, ये नया सामाजिक आंदोलन, या फिर राष्ट्रवादी तथा एकाधिक है। और इसे आप नारी आंदोलन, इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं। किसान का आंदोलन है तो ऐसा नहीं कि उसमें निर्धन किसानी है या धनी किसानी है, तो हर तरह के किसान उस किसान आंदोलन में सम्मिलित हैं। तो इसीलिए इसे वर्ग आधारित आंदोलन नहीं कहा जाता है। छोटे किसान हो, मध्यम किसान हो, धनी किसान हो, हर किसी का इसमें योगदान है। कृषक, श्रमिक हैं, वे भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो जाते हैं। तो ऐसी बातें नहीं है। और जिस तरह कृषक आंदोलन आज की तारीख में हो रहा है, तो अब यह मार्क्सवाद का एक तरह से प्रतिकार भी करता है, इसका खुद आलोचना करता है कि जिसने की पूंजी की बात कही थी कि यहाँ पर तो धनी और निर्धन सब तरह के किसान एक ही मंच पर आ जाते हैं। नए सामाजिक आंदोलन नागरिक समाज के साथ जुड़े हुए हैं और इनके विरोधी कहते हैं कि नागरिक समाज आज की स्थिति में नहीं है, यह ह्रासमान है, लेकिन उसका सामाजिक क्षेत्र संकुचन से ग्रस्त है और नागरिक समाज का सामाजिक राज्य के नियंत्रण सामर्थ्य द्वारा क्षयग्रस्त है। राज्य का विस्तार समकालीन परिवेश में बाजार के विस्तार के अनुरूप ही है। राज्य और बाजार को नागरिक जीवन में सभी पहलुओं पर दो हमला करती संस्थाओं के रूप में देखा जाता है। राज्य और बाजार की ताकत संयुक्त प्रभाव के अधीन समाज और सहाय हो जाता है और इससे राज्य का जो संगठन है, नियंत्रण अभिकरण, उसका विस्तार मिलता है और उसके खिलाफ समाज की आत्मरक्षा के मुद्दे को ये फिर उठाते हैं। ये नया सामाजिक आंदोलन भूमि को लेकर नहीं चलते, वेतन को लेकर नहीं चलते, सामाजिक मुद्दे को लेकर नहीं चलते, तो यह राज्य, बाजार और सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ मुख्य रूप से अपनी पहचान व्यक्ति एवं समुदाय की ओर से स्वायत्तता से ताल्लुक रखते हैं। गरिमा हेतु दलित आंदोलन किए जाते हैं कि उनकी भी गरिमा है। वो यह नहीं कह रहे हैं कि मैं दो खाने के लिए दो, लेकिन वहां पे सबसे बड़ी बात उनकी अस्मिता का संकट हो जाता है। वे रोटी कपड़ा मकान से आगे निकल चुके हैं, उन्हें प्रतिष्ठा चाहिए, उन्हें सम्मान चाहिए। इसके लिए आज आंदोलन की बात होती है। और नया सामाजिक आंदोलन एक वर्ग अथवा समूह के हित से जुड़ा हुआ नहीं है। इसका दायरा काफी व्यापक है। यह किसी वर्ग विशेष पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि वे सभी की भलाई से जुड़े हुए हैं। कुछ विद्वान इसका एक उदाहरण पर्यावरण आंदोलन को नव सामाजिक आंदोलन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मानते हैं, क्योंकि यह सबों से जुड़ी हुई बात है। किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग, एक समाज से की बात यह नहीं है। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि ये जो नया आंदोलन होता है, नव आंदोलन, तो यह लघु आंदोलन का रूप होता है और इसमें राज सत्ता को हथियाना इसका कदापि नहीं उद्देश्य होता है, बल्कि यह अपनी संगठनात्मक रूप में लोकतांत्रिक संरचना लिए होती है। यहाँ पे एक विद्वान है डॉक्टर जॉन कोहन,
उन्होंने कहा ये आंदोलन ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो राज्य एवं अर्थव्यवस्था की बजाय समाज से उठता है, वे दैनिक जीवन में लोकतंत्रीकरण से जुड़े होते हैं। एक विद्वान है राजेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है नए सामाजिक आंदोलन का उद्देश्य राज्य समाज एवं अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को मान्यता देना होता है, साथ ही एक ऐसा सार्वजनिक स्थल बनाना जिसमें सभी व्यक्ति समाज समष्टि होता रहे और उनका पहचान, उनका लोकतांत्रिक सम्मान, लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा होती हो, सामाजिक कार्रवाई तक ही सीमित रहे, ऐसी बातें नहीं है। कुल मिलाकर देखें तो यह भी एक परिवर्तन का एक स्वरूप लिए होती है। अब हम लोग देखते हैं मुद्दा आधारित आंदोलन। कुछ आंदोलन ऐसे होते हैं जो कुछ मुद्दों पर आधारित होते हैं। मुद्दे पर आधारित आंदोलन में हम देख सकते हैं कि कई ऐसे एक आंदोलन होते हैं और कुछ लोग जो वर्गगत आंदोलन का बात नहीं करते हैं। आप जानते हैं कुछ आंदोलन वर्ग पर आधारित होते हैं, एक वर्ग विशेष उससे जुड़ा हुआ रहता है। वहीं सामाजिक आंदोलन का वर्गीकरण कुछ लोग मुद्दे के आधार पर करते हैं कि वहां पर वर्ग की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ विशेष मुद्दे को लेकर लोग संगठित हो जाते हैं और यहाँ पर वे तत्काल रूप से मुद्दे को उठाते हैं, स्थानीय रूप से उठाते हैं और कभी कभी दीर्घ अवधि तक के लिए ये चीज उठाए जाते हैं और लंबे समय तक लोग इसके लिए संगठित भी होते हैं और कभी कभी समाज में भिन्न भिन्न लोग इससे जुड़ते हैं। यदि मुद्दे की बात होती है तो यह वर्ग से अलग होता है, कोई वर्ग विशेष से यह जुड़ा हुआ नहीं होता है। कभी कभी मुद्दा आधारित जो वर्गीकरण करते हैं यह अलग अलग दृष्टिकोण से किया जाता है। सैद्धांतिक दृष्टि से यदि इसे वर्गीकृत किया जाता है तो विकास को लेकर, जीवन यापन को लेकर, मानवाधिकार को लेकर या राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या सामाजिक मुद्दे को लेकर या फिर क्षेत्रीय आधार पर या राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में उसे उभरा जाता है। तो यहाँ पर कोई एक वर्ग, एक जाति, एक समुदाय इससे जुड़े हुए नहीं होते हैं। मानवाधिकार की बात होती है तो इसमें हर एक लोगों के मानवाधिकार की बात होती है, चाहे वह कोई भी वर्ग से संबंध रखते हो। और यही चीज सामाजिक मुद्दे पर होती है या सांस्कृतिक संदर्भ में होती है, आर्थिक संदर्भ में होती है। और यहाँ पर यह भी कह सकते हैं जैसे कि बांध प्रभावित लोगों का आंदोलन होता है तो कहीं पर बांध बनाने के लिए वहां पर से लोगों को बेघर कर दिया जाता है, नए जगहों से बसाया जाता है, पुनर्वास के लिए आंदोलन चलता है। तो वहां पर कोई एक समुदाय विशेष के लोग नहीं रहते हैं, बल्कि वहां पर क्षेत्रीय आधार पर उस जगह से जितने लोग जुड़े हुए होते हैं सारे लोग रहते हैं। पुनर्वास आंदोलन भी उसे कहा जाता है। या कभी कभी वह बांध बनाया जाता है तो वह विकास के नाम पर कि विकास कहा जाता है। तो और दूसरी ओर अगर उसका एक आंदोलन करता है तो उसको विकास विरोधी आंदोलन भी करार दिया जाता है। या कभी कभी दूसरे पक्ष उसे मानवाधिकार का पक्ष रखते हुए मानवाधिकार आंदोलन भी कहते हैं। वहीं इस तरह का आंदोलन आपको जंगल के संदर्भ में आपने सुना होगा कि वनवासी जो होते हैं वो जंगल को बचाने के लिए आंदोलन करते हैं कि जंगल पर सबों का अधिकार होना चाहिए, मेरा अधिकार होना चाहिए वर्षों से, तो वन आंदोलन की बात होती है। या नागरिक समुदाय के संदर्भ में नागरिक अधिकार की बात होती है, जीवन यापन आंदोलन होता है, जन संसाधन हेतु आंदोलन होते हैं। तो इस तरह किसी मुद्दे को लेकर आंदोलन होते रहते हैं। इसमें कई तरह के मुद्दे को आप देख सकते हैं, मानवाधिकार का मुद्दा हो, सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, आर्थिक मुद्दा हो, या बांध प्रभावित लोगों का आंदोलन हो, या वनवासियों का आंदोलन हो, या नागरिक अधिकार के लिए आंदोलन हो। अब हम लोग देखते हैं आंदोलन का सामाजिक श्रेणियों द्वारा वर्गीकरण। आप जानते हैं कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण की यदि बात करें तो वहां पर स्पष्ट रूप से वर्ग के आधार पर आंदोलन को वर्गीकृत किया जाता है कि वर्ग के आधार पर किसान आंदोलन है तो वहां पर संपन्न किसान आंदोलन होगा, या कामगार वर्ग आंदोलन या मध्यम वर्ग आंदोलन इत्यादि, मतलब कि एक वर्ग विशेष उससे जुड़ जाती है। वहीं कुछ लोग सांस्कृतिक आधार पर सामाजिक श्रेणी
इसका बढ़ाते हैं और वे आंदोलन को समुदाय के आधार पर बांट कर रखते हैं कि लोग समुदाय के आधार पर आंदोलन में भाग लेते हैं। जैसे निर्जातीय आंदोलन, वहां पर जितने भी उस नस्ल विशेष से संबंधित लोग होते हैं सभी उसमें कूद पड़ते हैं। या पाश्चात्य आंदोलन, अश्वेत आंदोलन, दलित आंदोलन, जब इस तरह की बात होती है तो पूरा समुदाय विशेष उससे जुड़ जाता है। दलित आंदोलन, तो वहां पर एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती है, अमीर गरीब की बात नहीं होती है, बल्कि जितने दलित हैं सभी की बातें उसमें आ जाती है। वहीं कभी कभी सामाजिक श्रेणी को क्षेत्र द्वारा बांटा जाता है, जैसे शहरी क्षेत्र का आंदोलन, ग्रामीण क्षेत्र का आंदोलन, शहरी क्षेत्र की बातें, तो इस तरह की भी बातें होती है। और कभी कभी निर्जातीय श्रेणियों में भी इसे बांटा जाता है और मुद्दों को वर्गीकृत किया भी जाता है। और कई बार जैसे कि आप देखते हैं कि किसान आंदोलन, तो वहां पर किसी एक वर्ग की किसान नहीं रहते हैं, अमीर गरीब सभी रहते हैं। जनजातियां, तो पूरा समुदाय की बात होती है। छात्र आंदोलन, तो वहां पर कोई वर्ग विशेष की बात नहीं होती है, बल्कि पूरा समुदाय उससे उस श्रेणी के जितने भी लोग होते हैं वो किसी खास मुद्दे पर आंदोलित होते हैं। महिला का आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, वहां पर पूरे महिलाओं के हितों की बात होती है। दलित आंदोलन, और इस तरह हम देख सकते हैं कि कई उदाहरण में ऐसी बात मिलती है कि भागीदार जो होते हैं और वे एक साथ कई एक मुद्दों को लेकर आंदोलित होते हैं।